जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई F7 है जी बच्चों। अच्छा बच्चों ज़रा गौर से सुनना भाई। IS 21 में अच्छा स्लीप भाई कल दो पार्ट्स थी ना, दोनों करवा दिए थे ना। अच्छा अच्छा बच्चों प्रीमियम रिसोर्स नहीं मिला आपको? नहीं मिला आपको? जी हाँ जी, ग्रुप में आ गया था, वो वाला ओपन कर लेना फिर जी। अच्छा बच्चों इधर देखना प्यारे भाई, इधर आए। ए कुछ काम की बातें आपसे डिस्कस करनी है बच्चों। इधर आए, नीचे आए, नीचे जी। ये एक्सचेंज डिफरेंस, ये 3.4 पे आना बच्चों, आपने 3.4 पे जी। कहता वेयर वी रिकॉर्ड द एक्सचेंज डिफरेंस, वेयर वी रिकॉर्ड द एक्सचेंज डिफरेंस, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम बच्चों जी। प्यारे दोस्तों सबसे पहले है मॉनिटरी आइटम्स। क्या प्यारे दोस्तों? मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स का मतलब क्या प्यारे दोस्तों? देखें, पेएबल किताबों में रिकॉर्ड किया है हमने, जिसने सेटल होना है पैसे में। हमने जी चीजें परचेज की, परचेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अब प्यारे दोस्तों पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। मॉनिटरी आइटम्स वो हैं जिन्होंने जिनकी सेटलमेंट कैश में होनी है। लोन प्यारे दोस्तों लिया, अब पैसे वापस करने हैं ना, लायबिलिटी है मॉनिटरी आइटम। प्यारे दोस्तों ऑलवेज इन प्रॉफिट एंड लॉस। मिसाल के तौर पे इधर देखें जी, मिसाल के तौर पे जब चीज खरीदी, जब चीज क्या की प्यारे दोस्तों, तो एंट्री क्या की, परचेजेस डेबिट। और बच्चों ट्रेड पेबल या क्रेडिटर क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट। मिसाल के तौर पे प्यारे भाई $1 है 260 का, कितने का बच्चों बोलो? 260 का। प्यारे दोस्तों 10 यूनिट थे, मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, $1 कितने का है बच्चों बोलो? 260 का। तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 260। ठीक है जी। हमने चीजें इंपोर्ट की हैं 10 यूनिट्स, एक यूनिट है $1 का, एक यूनिट कितने का है? $1। तो हम $1 के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 260। कितना बना भैया? ये मेरे भाई ये आ गया। डन है सर जी। अब आए काउंटिंग पीरियड के एंड पे, ये एंट्री हुई, मिसाल दे रहा हूं, ये एंट्री हुई प्यारे दोस्तों, मिसाल दे रहा हूं जी, 15 दिसंबर 2026 पे बच्चों। अब साल का एंड आया 31 दिसंबर 2026। अब ये पैसे देने हैं ना बच्चों हमने किसी के, ऐसे ही है बच्चों। अभी पे नहीं किए, अभी पे बोलो नहीं किए। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आए तो वो क्या कहता है, कहता अब देखें, अब ये लाइबिलिटी, अब जारी सी बात है डॉलर बच्चों, अब हमारी करेंसी वीक हो गई है, क्या हो गई है? अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एक है जी 15 दिसंबर पे डॉलर, $1, वो कितने का है प्लीज बताएं? 260। एक है बच्चों 31 दिसंबर, बच्चों डॉलर हो गया जी 265 का। और तीसरा है प्यारे दोस्तों, जब पेमेंट हमने करनी, वो है 10 जनवरी 2027। प्यारे दोस्तों डॉलर हो गया जी कितने का? 270 का। कितने का? 268 कर लें, चलें कितना कर लें? अब इधर देखें, शुरू में जो रेट होता है उस पे चीज को रिकॉर्ड कर देते हैं, इसे कहते हैं स्पॉट रेट। क्या कहते हैं? स्पॉट रेट का मतलब उस दिन का रेट जी। प्यारे दोस्तों स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दिया। आगे अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आए, अब हमें पता है आज प्यारे दोस्तों बताएं शाबाश $1 कितने का? 265। मेरे पास 265 होंगे तो $1 आएगा। डन, ऐसे ही है ना। अब बच्चों क्या करूंगा, अब इधर देखना, ₹5 से हमारी हमारी करेंसी वीक हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? इधर देखना, अब प्यारे दोस्तों ट्रेड पेबल बढ़ जाएगा, क्या होगा बच्चों बोलो? अब ज्यादा रुपीज होने चाहिए हमारे पास पेमेंट के लिए, कितने से बढ़ेगा? 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 265 पे असल में हमें अपनी लाइबिलिटी को इसे कहते हैं रीमैयर करना। जिस तरह IS 41 में और बोलो IS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रीमैयर करते थे ना, रीमैयर करना जी। मल्टीप्लाई बाय कितना बच्चों? ये। अब सवाल ये है कि डेबिट किसे करें बताइए, कल भी समझाया था, किसे डेबिट करें? प्रॉफिट एंड लॉस को, एक्सचेंज लॉस है ये। परचेजेस नहीं होंगी, परचेजेस तो एक्चुअल में जितनी चीज की प्राइस है वो तो डेबिट कर दिया ना स्पॉट पे जी। प्यारे दोस्तों अब इसे करेंगे जी एक्सचेंज बोले लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डन है सर जी? डन। लेकिन अब क्या हुआ, अब आगे बच्चों अगले अगले काउंटिंग पीरियड में 10 जनवरी बोले 27 पे। प्यारे दोस्तों अब करेंसी किधर चलेगी बच्चों? हमारे पास कितने रुपीस होने चाहिए? 268। मजीद मसला आ गया, क्या आया प्यारे भाई? एक चीज याद रखनी है बच्चों, सेटलमेंट, ये सेटलमेंट डेट है, क्या है बोलो? जिस दिन हम पैसे दे रहे हैं, सेटलमेंट डेट।
प्यारे दोस्तों गौर से सुनना बच्चों, सबसे पहले पहला स्टेप, लायबिलिटी टोटल कितने से रिकॉर्ड की है प्लीज बताएं। ट्रेड पेएबल टोटल कितने से रिकॉर्ड की है बच्चों, बोलो पहले 2600, अब कितने से मजीद ये, तो 26, ये पहला काम बच्चों। सबसे पहले इसे क्या करना है, लायबिलिटी को सेटलमेंट जब की है तो लायबिलिटी डेबिट, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, डेबिट। लेकिन सवाल ये है कि पैसे कितने हमारे पास होने चाहिए जो पेमेंट करनी, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, बताएं जी प्यारे दोस्तों। आज तो पेमेंट, आज जो स्पॉट रेट है, जो आज का रेट है वो कितना है, 268 है, कितना है, तो मेरे पास कितने कम से कम, मेरे पास कितने होने चाहिए, 268। तो प्यारे दोस्तों 268 कितना बना भैया, डन, ठीक है जी। अब जो दरमियान में लायबिलिटी इतने से कम लेकिन पैसे इतने पे करने पड़े, ये जो दरमियान में आया ये क्या है प्लीज बताइए जी, लॉस कितने का, 30 का। ये है जी दोबारा एक्सचेंज लॉस आ गया, क्या आ गया बच्चों बोलो, बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कहां जाएगा, 30 आया कैसे कोई बताएगा, 10 यूनिट्स डॉलर बच्चों, क्या उसका नाम है जी, करेंसी वीक होगी 3 रुपए से, तो मजीद 30 रुपए हमें पे करने पड़े जी। लायबिलिटी इतनी थी लेकिन पे कितने करने पड़े, ये क्यों, करेंसी वीक हो गई है, डन है बच्चों। ये मेरे प्यारे भाई उम्मीद है बात समझ आ गई, ये पूरे मैंने आपको, जी कॉस्ट किसकी, परचेज कॉस्ट नहीं, वो तो देखो आज मैंने जो चीज ली वो तो एक्चुअल में जो आज की प्राइस है उतने पे कॉस्ट आएगी ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस सारा का सारा, सही है। ये प्राइस का इंक्रीज नहीं है, ये एक्सचेंज गेन लॉस है, क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस है, क्या है। जब दोबारा सेल करें वो तो सेलिंग के वक्त देखेंगे ना, वो तो सेल कॉन्ट्रैक्ट बात की बात है। आज तो असल में पूरी दुनिया में ये चीज, मिसाल दे रहा हूँ, डॉलर कितने की है, मिसाल दे रहा हूँ, $10 की है, कितने की है, ये मेरे लिए भी $10 की, आपके लिए भी, उनके लिए भी, उनके लिए भी। अब हर बंदे ने जो जिस कंट्री में बैठा है उसको $10 जमा करने के लिए कितनी अपनी करेंसी जो है, जिसे आप कहते हैं जी फंक्शनल करेंसी, सही है, कितनी होम करेंसी चाहिए कि वो $10 इकट्ठे कर सके, ये गुफ्तगू है। वो तो $10 का $10 ही है ना। अगर कोई आपसे पूछे कितने का परचेज किया, मिसाल दे रहा हूं, आपने कहना जी $10 का, कितने का, अब $10 इकट्ठे, कॉस्ट $10 है। अगर आप कॉस्ट बढ़ाएंगे इसका मतलब है आपने डॉलर ही चेंज कर दिया, मेरी बात समझे हैं, वो $10 ही है, वो अपनी जगह मौजूद है। अगर आप मिसाल दे रहा हूँ, हम बैठे हैं जी दुबई में, ये मोबाइल कितने का है, कहते जी मैंने इंपोर्ट किया, कहते हैं बताओ ना भाई इंपोर्ट तुमने किया तो है कितने डॉलर्स, कितने डॉलर, $10, ओके, हम पाकिस्तान में है, हमने इंपोर्ट किया कितने का, वो कहता है यार रुपीज को छोड़ो डॉलर में बताओ ना, एक्चुअल जो आपने इंपोर्ट किया, वो कहते हैं $10, उन्होंने भी $10, मैंने भी $10, डन। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है आज, फॉरेन करेंसी में है, किसमें है बच्चों बोलो, ये फॉरेन करेंसी में कॉस्ट मैयर की जा रही है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ये कॉस्ट हमारी फंक्शनल करेंसी होम करेंसी में मैयर नहीं की जा रही, बल्कि किसमें की जा रही है, अगर हम अगर लोकल परचेज करता फिर लोकल करेंसी में मैयर करनी थी, क्या मैं समझा पा रहा हूँ। अब कॉस्ट को नहीं बढ़ाना, कॉस्ट मेरे प्यारे दोस्तों 1 यूनिट की $1 है, 10 यूनिट्स की $10 है, कॉस्ट मेरी एक्चुअल में $10 है। अब ये बैठे हैं भाई, आप ये बैठे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जी कतर बैठे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ये भाई यूके बैठे हैं, मैं पाकिस्तान बैठा हूँ। अब मुझे क्या उसका नाम है जी, $10 इकट्ठे करने के लिए कितनी कितनी अमाउंट चाहिए अपनी करेंसी के मुताबिक। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ये सवाल, ये निशान है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, क्या मेरी बात समझ आ गई भाईजान, जी जी इस दौरान रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, 31 दिसंबर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं कब नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हमने तो किया है रिकॉर्ड। अगर 5 तो 5 वाला स्पॉट रेट आ जाएगा फिर, ठीक है, सही है, आपका सवाल क्लियर हुआ, नहीं सवाल है क्या, नहीं 5 जनवरी आई कहां से, पहले तो सवाल ये है 5 जनवरी, अगर 5 जनवरी को हो, नहीं वो कह रहे हैं कि इन बिटवीन 31 एंड 10 जनवरी के फ्लक्चुएशन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, हमारे एग्रीमेंट अगले बंदे के साथ हुआ है, ये तो मैंने 31 दिसंबर पे इसलिए किया कि अब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, क्या हो गया, अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करनी है। तो जो हमारे लोकल लोग हैं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो जो लोकल लोग हैं उनको पता होना चाहिए ना कि ये हमने लोकल हमने एक चीज इंपोर्ट की, आज उसकी पैसे हमने नहीं देने, लोकल करेंसी के मुताबिक अब $10 पहले बनते थे कितने के, 2600, मुझे 2600 देना पड़ना था।
आज अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके देखा तो मुझे 26-50 देने पड़े, तो मुझे 50 से अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखो ये कंपनी के रिजर्व से पैसे जाने हैं ना, तो हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा, इसलिए हमने रीमेजर किया। सही है। वो चीज जो मैंने इंपोर्ट की आज से 15 दिन पहले, मिसाल दे रहा हूँ 15-16 दिन पहले हमें पैसे देने पड़ने थे 2600, आज अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके रीमेजर करें, देखें कितनी हमारी करेंसी वीक हुई ना, मजीद हमें 50 रुपए इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अब हमारी टोटल लाइबिलिटी इतनी है। फिर हमने ये देखा जी कि मैंने पैसे देने किस दिन है, वो असल में देने हैं 10 जैन को। कब देने हैं? 10 जैन को। अब उसके दरमियान जो फ्लक्चुएशन है वही रेलिवेंट है, रोजाना की बेस पे नहीं करना आपने मैयर। अब इधर कर लिया, सबसे पहले हमने रीमेजर, हमने सबसे पहले ये देखना होता है बच्चों, हमने किस दिन चीज परचेज की, स्पॉट रेट। फिर हम दूसरे नंबर पे आके मेरे चांस सीधा सीधा ये देखते हैं कि हमने क्या उसका नाम है बच्चों, हमने पेमेंट कब करनी है, इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन असल में दरमियान में मैं जानबूझ के एक सिनेरियो ले आया, कौन से वाला, रिपोर्टिंग ईयर का। असल में तो इन दोनों को देखना है, 15 और 10, जो ये क्या उसका नाम है, जिस दिन पेमेंट है और जिस दिन खरीदा। मैं जानबूझ के ईयर एंड ले आया, तो ईयर एंड पे हमें सही सही बातें लोगों को बतानी चाहिए ना। सही है बच्चों जी। ईयर एंड आ रहा है, फिर एक्सचेंज का लॉस रिकॉर्ड करना है, तो ये देखें ना, ये ईयर एंड आ गया ना, ये इसी सिचुएशन में ये रिकॉर्ड करना है। हाँ जी हाँ जी। अगर तो ईयर एंड से पहले पहले ही मैंने पेमेंट कर दी, फिर तो मुझे ईयर, जाहिर सी बात है मेरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। आप इसे सिंपल लोकल करेंसी की तरह समझें। मैंने 15, अच्छा आप इसे लोकल करेंसी समझें, ये छोड़ें। 15 दिसंबर को मैंने परचेजेस की, मैंने प्यारे दोस्तों अभी तक पेमेंट नहीं की, तो मेरा पेबल किताबों में होगा ना लोकल करेंसी के मुताबिक, वो ऐसी है। लेकिन आज एक्सचेंज की वजह से लेन देन के मामला, हर कंट्री की आपस में लेन देन की वो बच्चों ट्रांजैक्शन, जाहिर सी बात है करेंसी मैच नहीं करती। अगर मैं पाकिस्तान में रुपीस करेंसी है, मिसाल के तौर, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं वैसे, XYZ कंट्री है उसमें भी रुपीस चलते हैं, तो इंपोर्ट की वजह से प्यारे दोस्तों एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आता, याद रखना। करेंसी डिफरेंट होने की वजह से जो इंपोर्ट की है अब आएगा, बोलो शाबाश, एक्सचेंज डिफरेंस। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की वजह से नॉर्मली प्यारे दोस्तों बोलो, ये फिक्रा ही गलत है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की वजह से एक्सचेंज डिफरेंस आया, नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्यारे ये एक अलग बात है, चूंकि करेंसी डिफरेंट है, क्या है, मेजरमेंट बेसिस डिफरेंट है बच्चों, इस वजह से एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। मैं समझा पा रहा हूं? सही है। आपने इसे लोकल करेंसी की तरह समझना है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मेरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर मुझे पता चला कि लोकल करेंसी के मुताबिक मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो मैं बढ़ाऊंगा अपनी लाइबिलिटी। और सही है, और सही है बच्चों, सादा जिस तरह नॉर्मल करते हैं वो ठीक है। मिसाल के तौर पे अब कस्टमर लोकल करेंसी, भाई हमारा जो सप्लायर है वो कहता नहीं 26-50 नहीं, मुझे ज्यादा पैसे दो, तो भाई जाहिर सी बात है मैं अपनी लाइबिलिटी मजीद बढ़ा लूंगा फिर। क्या ख्याल है बच्चों? और सही है। अच्छा एक चीज याद रखना, सेटलमेंट डेट पे जितने से लायबिलिटी रिकॉर्ड की उतने से ही कम करनी पड़ेगी, ये चेक लाजमी है। डन। फिर जितने पैसे दे दिए वो ये, तो ये लॉस आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों वाइस वर्सा, मिसाल के तौर पे 10 जैन को मैं 2 सिनेरियो बना रहा हूं। कितने बना रहा हूं बच्चों? पहला ये और दूसरा क्या, डॉलर चला गया जी कितने पे, 263 पे, कितने में चला गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए दूसरा सिनेरियो है, ये पहला सेटलमेंट डेट पे, दूसरा सिनेरियो जी, दूसरा सिनेरियो बच्चों प्यारे दोस्तों गौर से सुनना। ट्रेड पेबल जितने से शुरू में रिकॉर्ड किया या काउंटिंग पीरियड के एंड पे, आपने हमेशा उतने से ही क्या करना है, कम करना है। डन जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों कैश पे आइए, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय डॉलर, सॉरी रुपीस कितने जी, ये तो 10 यूनिट्स है ना, हमें 10 डॉलर्स पे करने हैं। कितने डॉलर्स पे करने हैं? $10 पे करने हैं, मल्टीप्लाई बाय $1 अब है कितने का, 260, तो मुझे कितने रुपीस चाहिए, 263, इतने मुझे लेने चाहिए ना। बैंक जाके मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, मैं बैंक जाके रुपीस दूंगा और डॉलर लूंगा, क्योंकि मैंने पेमेंट किस में करनी है, डॉलर में करनी है। डन जी। तो प्यारे दोस्तों अब कितना बना प्लीज बताइए, 26, तो बच्चों इधर देखें, इधर कितना आ जाएगा, 20। अब ये है एक्सचेंज बोलने गेन, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये बैलेंसिंग फिगर आई, और ये जाएगा कहां प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में। डन है बच्चों? डन है। अब सवाल ये पैदा होता है ये किस एक्टिविटी में कहां जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ये सॉरी ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये 3 है ना एक्टिविटीज, या तो कैश फ्लोज में 3 एक्टिविटीज है, या प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग है, या फाइनेंसिंग है, या क्या है, इन्वेस्टिंग। या इन्वेस्टिंग तो नहीं की है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, फाइनेंस उधार तो नहीं लिया,
उधार लिया होता, लोन में सेटलमेंट होती तो फिर फाइनेंसिंग में जाता, इन्वेस्टमेंट की होती बच्चों तो फिर ये इन्वेस्टिंग में जाता। ये तो हमारी कोर एक्टिविटी है, चीजों का खरीदना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ओके, कल को हमने उधार ले, अभी वो क्वेश्चन करवाता हूं मैं उधार वाला भी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर देगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ना, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह के अंदर, ठीक है जी। लो बच्चों, असल में तो कैश फ्लोज की बातें हैं। चलो बहरहाल ये समझ आया बच्चों, सही है। आप इसे लोकल करेंसी की तरह डील करेंगे तो इंशाल्लाह आसान होगा जी। कहता अगर तो है मॉनिटरी आइटम्स, क्या है बच्चों बोलो, मॉनिटरी है। कहता जी जिसकी सेटलमेंट मॉनिटरी मनी पैसे में होनी है। कहता जो डिफरेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए, मैच द कैटेगरी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब अगर कोर एक्टिविटी वाली बातें हैं तो ऑपरेटिंग में, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है जी, बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी, अब एक्सचेंज डिफरेंस आया इन्वेस्टिंग में जाएगा। मतलब फाइनेंसिंग उधार वगैरह लिया तो बोलो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। आगे ये नोट कर लिया आपने, ये बड़ी अहम बातें हैं, नहीं तो कम से कम पिक्स तो लाजमी लो बच्चों, ये अहम बातें हैं, फिर भूल जाएंगे आप लोग जी। ठीक है भैया, आगे चलें। ये चार कैटेगरीज हैं बच्चों, एक मॉनिटरी आइटम, एक है नॉन मॉनिटरी। क्या कह रहे दोस्तों, अब ये प्लीज इधर सुनना बच्चों, नॉन मॉनिटरी प्लीज सुनिएगा बच्चों। ये है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या ये भी नॉन मॉनिटरी है? ये दोनों नॉन मॉनिटरी हैं। क्या है? दोनों नॉन मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी में बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, आपका इन्वेंट्रीज आ गई, सही है, चीजें जो पड़ी हैं। अब ये पैसे नहीं है, चीजें हैं। क्या है? इनकी सेटलमेंट पैसे में नहीं होनी ना, ये पेएबल नहीं है, ये प्यारे दोस्तों कोई इस तरह लोन इस तरह की चीजें नहीं है। अब हमने किसी को सेटलमेंट पैसे में नहीं करनी, अब ये एसेट्स पड़े हैं हमारे पास, सही है, और सही है बच्चों, और बात समझ आई जी। अब ये एसेट्स है ना, एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है, हमारे पास इन्वेंटरी पड़ी है, हमारे पास प्यारे दोस्तों बोलो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पड़ा है। क्या पड़ा प्यारे दोस्तों बोलो? अब ये नॉन मॉनिटरी, पहले जो मैंने बात की मॉनिटरी आइटम्स पे की, जिनकी सेटलमेंट कैश में होनी है, हमारे हमारे पेएबल है, हमने पैसे देने हैं, सही है जी। हमने प्यारे दोस्तों लोन लिया, अब लोन की सेटलमेंट करनी, पैसे देने हैं, सही है कैश भी एसेट, बैंक भी एसेट है ना, पहले उनको उनके बारे में डिस्कशन की, अब वो कम या ज्यादा होना है उनकी डिस्कशन। अब बच्चों अब बाकी एसेट्स आगे, जिस तरह हमारा प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, अब लोन शो नहीं है, अब पैसे में सेटलमेंट नहीं है, बल्कि हमारे पास इन्वेंटरी पड़ी, हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों बोलो? अब इसमें जरा गौर से बात सुननी है। एक तरीका है हिस्टोरिकल मेथड। क्या है प्यारे दोस्तों? हिस्टोरिकल मेथड का मतलब है जितने से चीज खरीदी बस उतने पे। इन्वेंटरी खरीदी, क्या खरीदी? कैश डेबिट और परचेजेस, सॉरी परचेजेस डेबिट या इन्वेंटरी डेबिट, और बच्चों कैश या बैंक क्रेडिट, बस कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बस पेएबल अपडेट होगा जो कि सेटलमेंट है, जो कि क्या है परचेजेस या इन्वेंटरी को दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, अगर तो दो मेथड है, एक है कॉस्ट मॉडल और एक क्या है रिवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू। अगर तो हिस्टोरिक बेसिस है, क्या है हिस्टोरिक बेसिस का मतलब है अब चीजें पड़ी हैं पड़ी रही, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जितने से चीजें बाहर से खरीदी, जितने की प्रॉपर्टी बाहर से खरीदी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको स्पॉट रेट पे क्या कर देंगे बोलो, किताबों में रिकॉर्ड करेंगे और दोबारा कभी भी अपडेट नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या बात समझ आई? वो प्रॉपर्टी इतनी कितनी पड़ी रहेगी, कैसे मतलब? कहता जी प्रॉफिट एंड, कहता जी नॉन मॉनिटरी, कहता नॉन मॉनिटरी एड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अजम्पशन क्या है? कहता जी प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, अभी करके देख लेते हैं। फॉलोज द फेयर वैल्यू गेन या लॉस, बच्चों फॉलोज द फेयर वैल्यू गेन या लॉस। मिसाल के तौर पे इधर देखें, और नीचे कहता अगर कोई ऐसी आइटम है जिसको आपने ओसीआई के थ्रू उसका गेन रिकॉर्ड किया, जिस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस है, क्या है क्या था उसको, उसका गेन फिर कहां रिकॉर्ड करेंगे बोलो? ओसीआई में। कहां रिकॉर्ड करेंगे? अब ये सुनना बच्चों ये क्या कह रहा है, इधर देखें। पहले मैंने मॉनिटरी की बातें की सारी, अब मैं किसकी बातें करूंगा? नॉन मॉनिटरी। किसकी बातें करूंगा भैया?
नॉन मॉनिटरी बच्चों, अब ये क्या, प्लीज सुनना गौर से। पहले दोस्तों हमने बच्चों मिसाल दे रहा हूं, 1 जैन नॉन मॉनिटरी, इसमें भी दो बातें हैं ना, इसमें जरा नोट्स बना लेना मेरे साथ साथ। एक है हिस्टोरिक बेसिस, क्या बच्चों, हिस्टोरिकल बेसिस। हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब है कॉस्ट मॉडल, कौन सा मॉडल, और दूसरा है मेरे प्यारे भाई, दूसरा है प्यारे दोस्तों बोलो फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, और क्या प्यारे दोस्तों बोलो, दूसरा है जी, इसकी आगे दो टाइप्स बननी है ना, एक है जी फेयर वैल्यू मॉडल और दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल। दूसरा क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी, कॉस्ट मॉडल हो गया, इन्वेंट्री होगी, भाई इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे पड़ी होती है ना, सही है बच्चों। ये कॉस्ट मॉडल में क्या क्या चीजें आ गई, मतलब कॉस्ट मॉडल में चीजें क्या क्या आ गई, एक दफा मैं समझाता हूँ आपको। कॉस्ट मॉडल में तकरीबन कौन कौन सी चीजें आ गई, कोई बताएगा बच्चों, मिसाल देगा कोई। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में कॉस्ट मॉडल, आईपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल, और बच्चों बोलो इन्वेंट्री भी अपनी कॉस्ट पे पड़ी होती है ना नॉर्मली, वो सही है, एनआरवी पे भी हो सकती है लेकिन नॉर्मली इस पे ही होती है। अच्छा जी, अब बच्चों इधर देखें प्लीज, इधर देखना, अब इधर देखना जी, अब इस तरह मेरे साथ साथ बनाना है आपने, ठीक है। इधर देखिएगा बच्चों प्लीज, बच्चों अब ना हमने क्या किया, डेबिट और ये क्या है मेरे प्यारे भाई, क्रेडिट, डन है बच्चों। हमने ना एक प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कोई चीज या इन्वेंट्री हमने परचेज की बाहर से, क्या की प्यारे दोस्तों, अब प्लीज देखना बच्चों, इधर देखना। तो बच्चों पीपी हो गया या कुछ भी हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी वो डेबिट होगी बच्चों, और अगर पैसे दे दिए तो काम ही खत्म हो गया, जान ही छूटी। अब तो मसला ही नहीं है, अगर पैसे दे दिए तो फिर तो कोई लेन देन का मामला ही नहीं रहेगा ना, फिर तो एक्सचेंज डिफरेंस ही नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है बच्चों बोलो, पेएबल। उस दिन का जो रेट था, मिसाल के तौर पे ये था जी 1000, क्या बच्चों बोलो, वो कहता जी मुझे 1000 दे दो, $1000 दे दो, क्या दे दो, 1000 क्या दे दो, डॉलर्स, क्या दे दो, क्या था जी $1000 दे दो। उस दिन डॉलर का रेट क्या था प्यारे दोस्तों, कोई बता दे, 260 कर लो, 260 है, रुपीज कितना है बच्चों बोलो, 260। बताएं ये चीज कितने की मुझे पड़ेगी, पाकिस्तानी रुपीज के, अब मैंने होम करेंसी में इसे कन्वर्ट करना है जी, बताइए प्लीज, 26,000। ये डेबिट और ये मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, क्रेडिट। ओके सर जी, ओके सर, हैं, हाँ कितना बना, 260,000 बना। सर जी ये बात समझ आती है, इधर तक समझ आ गया सर। ये किस दिन एंट्री हुई जी बता दें, फर्स्ट क्या करना है, चलो 15 दिसंबर कर लो 2026। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी 31 दिसंबर 2026 आया बच्चों, क्या आ गया बच्चों बोलो, बोलो फुटो भी होना जी। प्यारे भाई अब क्या करें, अब गौर से सुने। अब बच्चों डॉलर हो गया जी 265 का, कितने का हो गया। अब पीपी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, पीपी नहीं हिलेगा, क्यों, हिस्टोरिक मेथड है, क्या है, कॉस्ट मेथड। इसकी प्राइस इससे ऊपर जा ही नहीं सकती, ये नहीं हिलेगा, हिलेगा ही नहीं। बल्कि क्या एंट्री करेंगे, बोले शाबाश, एंट्री करेंगे बच्चों, बोले पेएबल क्रेडिट, क्या, $1000, इतने डॉलर तो देने हैं, पहले 260, अब आज हो गया 265, सही है। तो भाई इतना तो मैंने पहले रिकॉर्ड किया, मजीद कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पांच, पांच मजीद मुझे चाहिए, सही है। $10, $1000 पे करने के लिए मुझे टोटल 265 रुपए चाहिए। डन है जी, साल के एंड पे जी, प्लीज बताइएगा कितना बना। ओके सर जी, और ये क्या आ गया जी, एक्सचेंज, प्लीज बताएं, एक्सचेंज लॉस, ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई,
जी प्यारे दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बच्चों बताइएगा जी 5000 कितना सर जी? ओके सर जी, डन सर। वही बात है जिस तरह मैंने इन्वेंट्री आपको समझाया था, इन्वेंट्री भी तो कॉस्ट मॉडल ही होता है ना, कॉस्ट पे पड़ेगी। फिर उसके बाद पेएबल डेबिट और कैश कुछ क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो क्रेडिट हो जाएगा। सर जी मैं समझा पा रहा हूँ? सर ओके हो गया? ठीक है सर जी, नहीं समझे? ठीक है, अच्छा जी चलें, ये नोट कर लिया आपने? जी एनी प्रॉब्लम बच्चों? अच्छा जी कर लो नोट जल्दी। यहां तक ओके? चलो इसको इतना ही रखते हैं, मजीद प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं इंशाल्लाह कल समझाऊंगा आपको, ठीक है? ये कल समझाऊंगा, मिक्स ना हो जाए, यही कर लो। आज मैंने आपको सिर्फ क्या समझाया बताओ भाई? हाँ जी हिस्टोरिक अगर है तो फिर आपने चीज उतने की उतनी रखनी है, चीज को फिर नहीं बढ़ाना आपने। ये मेरी बात समझ आ गई बच्चों? चीज उतने की उतनी, क्योंकि यार कॉस्ट मॉडल में चीज तो की प्राइस तो ऊपर नहीं जा सकती ना, वो तो फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल है। क्या है बोलो जी? अब आओ मेरे प्यारे भाई, मैंने ना कुछ क्वेश्चंस करवाने, इधर देखें। थोड़ी सी बात बता दूंगा आपको और हल्की सी, बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कहता नॉन मॉनिटरी, ये भी नॉन मॉनिटरी, ये भी कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना, वो जो कहता इधर भी कहां जाएगा? जो एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहता रिवैल्यूएशन ओसीआई में जाएगा। कहां जाता है? ओसीआई में जाता है, सही है। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में, पीपी डेबिट और सरप्लस क्रेडिट ओसीआई। कहता इधर एक्सचेंज का डिफरेंस जो ये भी इधर जाएगा। डन है बच्चों? एक्सचेंज गेन लॉस। ओके सर, ये भाई याद रखना। आखिरी मैं भी आपको नहीं पढ़ा रहा, ये आईएफआरएस 9 है। क्या है बच्चों? ये बात समझ आती है? थोड़ी सी बातें और समझा दूंगा आपको। एडवांस कंसिडरेशन, क्या मेरे प्यारे भाई? एडवांस कंसिडरेशन, प्लीज गौर से सुनना। एडवांस पे किया या मेरे प्यारे दोस्तों बोलो रिसीव किया, प्लीज इधर देखना। आसान है, मुश्किल नहीं है, सही है, आसान है। इधर देखो, एडवांस की हेडिंग देता हूं मैं। क्या करता हूं बच्चों? बच्चों इधर देखो, एडवांस हमने कर लिया जी, एडवांस पे किया। क्या कर लिया बच्चों? पेड, एडवांस पेड जी। भाई वो वक्त से पहले पैसे दे दिए ना, प्रीपेड जिसे कहते हैं भाई आप जी, प्रीपेमेंट्स कहते हैं जिसे। और दूसरा क्या है बच्चों? रिसीव किया। क्या किया? ओके सर जी, बड़ी आसान एंट्री आपको पता है बच्चों। एडवांस जब पे किया तो क्या एंट्री करते हैं? प्रीपेमेंट्स डेबिट। ये क्या हुआ? सर प्रीपेमेंट्स डेबिट, क्या प्यारे दोस्तों बोल लो। और कैश का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बोल लो क्रेडिट। ओके हो गया सर जी? ओके हो गया सर? सर ओके हो गया जी। अब ये एडवांस का, ये मिसाल के तौर पे हमने 20% पे किया। एडवांस कितना पे किया बच्चों? अभी 80% पेएबल है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? बच्चों क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? ठीक है सर जी, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। अब ये 20% है, मिसाल के तौर पे बच्चों इधर देखें, मैं डॉलर का एक ही रेट रख रहा हूं बार बार, ताकि ना चीज समझ आ जाए। $1, 1 यूनिट, वो $1 का है। $1 मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 260। लेकिन मैंने अभी पे कितना किया? सिर्फ 20% ना, मैंने सिर्फ 20% $1, सही है बच्चों, पे किया। कितना बना बच्चों प्लीज बताएं? ये मेरा ख्याल 52 बनेगा शायद, 52 बनेगा। डन है बच्चों? बात समझे कि नहीं? समझ गए हो? एडवांस, अच्छा बच्चों इतना ही है ना, एडवांस पे कर दिया, डन। अच्छा बच्चों अभी चीज तो मेरे पास नहीं आई ना, अभी चीज नहीं आई, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पेएबल है, तो एडवांस है मेरा। क्या है? आप इधर देखें, अभी तो मैंने एडवांस में पे किया जो, तो मैंने बुक्स में अपनी किताबें जो है हमारी लोकल जो फॉर्म करेंसी, मैंने 52 की प्रीपेमेंट रिकॉर्ड की। ये किस दिन की? 15 बोल रहे प्लीज, दिसंबर को। साल का एंड आया,
साल का एंड आया बच्चा। डॉलर मूव कर गया 265 पे, कितने पे कर गया 265 पे। डॉलर कितने पे मूव कर गया? तो प्यारे दोस्तों देखो, असल में तो इसका मतलब है किताबों में 265 से मैंने प्री पेमेंट फिर रिकॉर्ड करनी है, मैंने 260 से तो नहीं करनी ना। कैश तो जितना देना था दे दिया बच्चों। जिस चीज के लिए, अब इधर देखें, अब मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह फौरन समझ आ जाएगा। इधर देखें प्री पेमेंट्स बच्चों 20% जो दी थी प्री पेमेंट, ये बच्चों असल में तो जो मैंने प्री पेमेंट की ना वो 20%, वो बनी 52। मिसाल दे रहा हूं ना जी, $1 का 20% $0.20, सही है, मल्टीप्लाई बाय 260 किया तो ये आया। लेकिन असल में किताबों में जब आके देखा तो प्यारे दोस्तों इधर देखें, ये डॉलर अब हो गया 265। इसका मतलब है जी ये हमारे लिए बेनिफिट है। क्या है? अगर मैं 15 दिन बाद में जाकर पेमेंट करता तो प्यारे दोस्तों मुझे 265 के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट करनी पड़नी थी, मैंने कितने से कर दी? बोलो 260 से। ये मेरे लिए बेनिफिट है। क्या है बच्चे? बोलो। आज मैंने चीज खरीदी, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल खरीदा बच्चों, कल को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर गया, ऊपर चला गया, तो मैंने आज जो चीज सस्ती खरीदी, कल को प्यारे दोस्तों अगर मैं डॉलर्स में या यूरो में अगर पाउंड्स में प्यारे दोस्तों खरीदता तो मुझे ज्यादा पैसे रुपीस इकट्ठे करने पड़ते। तो ये मेरे लिए क्या है बच्चों? बोलो बेनिफिट। क्या है? अगर तो ये ट्रांजैक्शन सिरे से ही खत्म होगी, मैंने 100% पेमेंट कर दी, तो फिर तो सोचना ही नहीं है ना, फिर तो सोचता ही नहीं है, अब तो ट्रांजैक्शन ही खत्म होगी। और अगर 20-30% है, अब पैसे देने वाले हैं या $1 भी नहीं दिया, तो फिर सोचना पड़ेगा किताबों में इंपैक्ट कैसे है। अब इधर देखें, अब खुद बताएं ना, प्री पेमेंट बताएं क्या एंट्री करें जी। जो मैंने 20% दे दिए इतने, आज के वो कितने बनते हैं बताएं प्री पेमेंट? ये $1 बताएं, मल्टीप्लाई बाय 265 मल्टीप्लाई बाय 20%, समझ आई? कितना बना? 53 बना। कितना बना? ये तो टोटल बता दिया ना 53। आपने क्या बताया बच्चों? सॉरी, इधर मुझे सिर्फ डिफरेंस लेना है ना, 265 का कितना बच्चों आ गया ये जी? $1 मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना? 5 मल्टीप्लाई, प्लीज बताइए 1। प्री पेमेंट डेबिट और एक्सचेंज नहीं, गेन फायदा हो गया ना, फायदा हो गया ना, एक्सचेंज गेन प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। क्या हो गया बच्चों? बोलो क्यों क्रेडिट हुआ, कोई समझाएगा? बताएं। अगर मैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके 31 दिसंबर पे ये अमाउंट पे करता ना $1, तो मुझे 20% मुझे पॉइंट ये डॉलर पे करना पड़ता, ऐसे ही है। और ये तो पॉइंट मैंने बनाया ना, और कितने पैसे मुझे देने पड़ते? 265 देने पड़ते। कितने देने पड़ते? तो वो देखिए ना कितने बनते हैं, 53। तो मैंने कुछ दिन पहले वो एडवांस पे कर दिया 52, लेकिन आर किताबों में आके प्री पेमेंट लोकल करेंसी के मुताबिक कितना बनता है? 53। तो मुझे 53 पे लेके आने के लिए एडवांस ये बढ़ाना पड़ेगा। ओके सर जी? ओके बच्चों? सर ओके है ना? आप इसे लोकल करेंसी के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आएगा। ओके सर? सही है जी। अब मैं बिल्कुल आपको रिसीट समझाता हूं, यही एग्जाम्पल लेके। वक्त से पहले किसी से भी पैसे ले लिए, मिसाल के तौर पे हम चीजें बेचते हैं, सही है, हम इधर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्सेशन, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कल को बुक कीपिंग करनी है, आपने टैक्सेशन की सर्विस यहाँ बैठे आपने देनी है लोगों को, तो आपने पैसे देने हैं ना जी। तो आपने कहा मुझे एडवांस पैसे दे दो। कितने दे दो? एडवांस पैसे दे दो। उसने एडवांस पैसे दिए, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट नहीं, लायबिलिटी क्रेडिट, अनअर्न्ड। क्या बच्चों? अनअर्न्ड कह लें बच्चों, या प्री रिसीव्ड कह लें, या फिर प्यारे दोस्तों एक और नाम भी है बच्चों, अनडेफर्ड। शाबाश, ये भी अच्छा लफ्ज है, अनअर्न्ड इनकम। चलो अनअर्न्ड कर लेते हैं जी। कितने पैसे दिए बच्चों उसने? बोलें बच्चों, उसने $20, मतलब कि इस तरह कर लें आप, ये 20 का यही मतलब है ना, $1 की चीज है, 0.20 इतने हमने देने हैं, सही है, मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों $1 कितने का? 200, बोलो 60 का। कितने का? तो कितने देने पड़े? सेम है ना, ये 52 ही आएगा ना जी। वो हमारे बच्चों हमने वक्त से पहले दिए तो किसी ने रिसीव किए, उसकी लायबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी? सही है जी। साल का एंड आया, साल का एंड आया, साल का एंड आया बच्चों, साल का एंड। बच्चों उसने तो $1 में का 20% ऑलरेडी दे दिया है, सही है बच्चों, दे दिया ना उसने, $1 का 20% दे दिया बच्चों, हमने रिसीव कर लिया। साल के एंड पे आए बच्चों 30, साल के एंड पे आ गए 31 दिसंबर 26। देखें जी प्यारे दोस्तों, असल में जो हमने एडवांस में पैसे रिसीव किया लायबिलिटी है, साल के एंड पे आके देखा तो बच्चों लोकल करेंसी के मुताबिक, फॉरेन के मुताबिक तो 0.20,
तो जो कैलकुलेटर मारेगा, जो बंदा इधर बैठा है पाकिस्तान में, वो तो ये नहीं देखेगा ना, वो तो आपको देखेगा कि $0.20 की जिम्मेदारी डन। वो तो उस दिन के रेट को देखेगा, उस दिन के क्या करेगा, उस दिन के रेट को देखेगा। वो तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, वो नेट पे जाएगा, वो देखेगा आप इन्वेस्टर हैं, क्या हैं आप, ये नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि साल के एंड पे मुझे कितने पैसे देने हैं, 0.2। ओके बच्चों, इतने डॉलर आपने नेट से रेट देखा साल के एंड पे, आपने कहना यार ये तो क्या उसका नाम है, मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे कितने जी, इतना, ये बना $265 है। आपने आज देखना ना, आज कितने, आपने कहना $265 है, कितने का जी। तो आप 53 से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे ना कि यार ये तो जिम्मेदारी 53 की है, लेकिन चूंकि कुछ दिन पहले एडवांस आ गया तो 52 की रिकॉर्डेड है। एक से क्या करेंगे बोलें प्लीज, बोलें। अब ये है लॉस, एक्सचेंज लॉस। ओके सर जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ₹1 से, सही है बच्चों जी। और बच्चों, और लायबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी प्लीज बताएं, अर्न्ड इनकम या डेफर्ड, जो भी जिसे आप कहते हैं, वो मेरे प्यारे भाई है। डन है सर जी, डन है सर, इसको नोट करना चाहिए मेरा ख्याल है, ठीक है। और अगर साल के एंड पे इधर देखें, अगर अच्छा एक चीज, एक कॉन्सेप्ट सही करो, इंपोर्ट चूंकि की है, एक्सपोर्ट की है, इसलिए एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, नहीं, करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है। प्यारे भाई मेरा सवाल, अगर डॉलर सेम है, यूरो पाउंड सेम है, तो बताएं फिर मसला होगा कोई? फिर तो जो स्पॉट आपने एक दफा रिकॉर्ड कर लिया वो 5252 उतने का उतना ही है बच्चों, और सही है। ये तो सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हो रहा। डन है सर जी, जी ओके सर, जी पूछ लें। पेमेंट रिसीव की करेंसी की प्राइस बढ़ गई है जी, तो आपका गेन नहीं? अगर करेंसी की प्राइस बढ़ गई है, अगर करेंसी की प्राइस बढ़ गई है, देखो इधर देखें, अगर आपने सर्विसेज दे दी होती तो फिर आपकी इनकम होनी थी ना, समझ गए? आपका क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो सर देखें, हमने तो पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने हैं, अब हमें ज्यादा लेने चाहिए उससे, क्योंकि एक्सचेंज बच्चों बेनिफिट हो गया ना, बेनिफिट हो गया। अगर पैसे देने होते और 260 की बजाय 265, तो हमें 265 इकट्ठे करने पड़ते। आज असल में उसका नाम है जी 260 लेने हैं शुरू में, लेकिन अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आके 265 हैं, कितने हैं, यानी इसका ये होता है जो वो हमें, क्या उसका नाम है, जो हमने एक्सपोर्ट की है, क्या की है। अब ये कॉन्सेप्ट समझना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम है। इसे कहते हैं हैजिंग। क्या कहते हैं, हैजिंग। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, हैजिंग। हैजिंग क्या है, जरा गौर से सुनना बच्चों। प्यारे भाई, हमने आज चीज क्या की है, परचेज की है, क्या की है जी। मैं बैंक में जाऊंगा, क्या करूंगा बच्चों जी, मैंने $1 मेरे पास होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों, $1। प्यारे दोस्तों, मैं 260 रुपए दूंगा, सही है जी, और $1 ले लूंगा। क्या ले लूंगा बच्चों, क्या मेरी बात समझे? मुझे कुछ दिन के बाद फिर $1 चाहिए, अब मुझे 265 रुपए जमा करके बैंक को देने हैं, ऐसे ही है, सही है। अब मैंने 265 बैंक को दिए और $1 अपने पास रखा ताकि मैं फॉरेन करेंसी की पेमेंट कर सकूं। मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्योंकि बाहर वाले को तो मैंने रुपीज नहीं देने, मैंने बाहर वाले जिससे मैंने इंपोर्ट की है प्यारे दोस्तों, उसे मैंने क्या देने हैं, डॉलर्स देने हैं। क्या देने हैं, या तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करो कि एक्सचेंज डिफरेंसेस आए ना, एक्सचेंज के मसले आए ना, आप उसे कहें कि यार आपने पेमेंट, आपको मैं पेमेंट करूंगा अपनी लोकल करेंसी में, सही है जी। और अगर रिसीट एक्सपोर्ट है तो आप उसे कहें कि तुमने मुझे मेरी करेंसी के मुताबिक पैसे देने हैं, लेकिन ऐसा होता नॉर्मली नहीं। अगला बंदा वो एग्री नहीं करेगा ना, वो कहेगा मैं अपनी लोकल करेंसी के मुताबिक दूंगा पैसे जी, या लूंगा। मेरी बात समझ आई बच्चों? अच्छा, ये डिफरेंस खत्म हो सकते हैं बच्चों, इसकी टेक्निक्स हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों पॉसिबिलिटीज कम है। क्या है प्यारे दोस्तों, हमें इसमें डील करना ही करना पड़ता है। अब बच्चों अब मुझे, आपको समझ आया पेमेंट के केस में क्या होगा, हमें रुपीज प्यारे दोस्तों जमा करके बच्चों डॉलर्स लेने हैं। क्या लेने हैं? अब अगर 260 से 265 का डॉलर हो गया तो ये नुकसान हो गया ना, ये बढ़ना नुकसान है, चूंकि पेमेंट करनी है, सही है। पहले 260 रुपीज जमा करके $1 लेना था, अब 265 के बदले में $1 मिलेगा, तो नुकसान हो गया। रसीट का केस में क्या होता है बच्चों, रसीट का केस में उल्टा, वाइस वर्सा होता है बच्चों। अब अगले बंदे ने, हमने उसे चीजें दी, मिसाल के तौर पे चीजें दी, और उसने हमें डॉलर दिया, उसने अपनी करेंसी के मुताबिक हमें $1 दिया। क्या दिया? $1। वो है 260 का, कितने का?
260 का बच्चों। क्या मेरी बात समझ आई? हमारा जो से कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, उसने उसने $1 हमें देना है। हमने जिस दिन सेल की, हमने कहा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, 260 के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमने अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली। जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आया तो उसका एग्रीमेंट तो हमारे साथ डॉलर्स वाला है ना। अब प्यारे दोस्तों, अब साल का एंड आ गया प्यारे दोस्तों, वो जो डॉलर था वो चला गया 265 पे। कितने पे चला गया? तो बच्चों ये तो हमारे लिए बेनिफिट है, सही है, हमने लेने हैं। हम $1 जब वो हमें देगा, $1 जब वो हमें देगा, सही है बच्चों, जब वो हमें $1 देगा तो हम $1 पकड़ेंगे और बैंक में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? तो बैंक हमें कितने पैसे दे देगा? 265 दे देगा। कितने दे देगा? तो ये बेनिफिट है। क्या है बच्चों? अब देखना पड़ेगा कि हम किस साइड पे हैं, हम पेमेंट साइड पे हैं या किस पे हैं, बोलो। ये हैजिंग है इंशाल्लाह, आप F9 में ये पढ़ेंगे बच्चों, सही है, F9 में इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे हैजिंग। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, एक्सचेंज लॉसेस से बचने की टेक्निक्स हैं, सही है बच्चों। अच्छा, अगर हमें पता हो कि प्यारे दोस्तों नुकसान होगा, क्या होगा, तो हम वक्त से पहले ही उतने डॉलर्स लेके अपने पास रख लेते हैं। जब देने हैं तो नुकसान होगा, तो हमारे पास भी तो बच्चों सीधी सी बात है, जब हमने पैसे देने हैं तो हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए ना। क्या होने चाहिए बच्चों, बोलो? डॉलर्स होने चाहिए, सही है बच्चों। तो हम एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो इससे उल्टा है। क्या है प्यारे दोस्तों? उल्टा एग्रीमेंट। हमें डॉलर्स देने हैं बाहर वाले बंदे को। किसे? बाहर वाले बंदे को। तो अब हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए ना देने के लिए, तो हम बैंक के साथ एक और एग्रीमेंट करते हैं, उल्टा एग्रीमेंट। क्या करते हैं बच्चों, बोलो? उल्टा एग्रीमेंट करेंगे। हमें डॉलर चाहिए, हमें क्या चाहिए? जब डॉलर चाहिए तो प्यारे दोस्तों बाहर वाले बंदे को, बैंक से डॉलर लिए, बैंक से डॉलर क्या किए प्यारे दोस्तों? लिए, और करेंसी में कर दी बच्चों, पैसे दे दिए ना उसमें, लोकल करेंसी में। एक और उल्टा एग्रीमेंट करेंगे प्यारे दोस्तों, किस चीज का? भला बोलो, शाबाश। किस चीज का उल्टा एग्रीमेंट करेंगे ताकि इस लॉस से बचा जा सके? वो एग्रीमेंट क्या होगा? बोलो शाबाश। अब बैंक को डॉलर देंगे, क्या देंगे बच्चों? जो हमारे पास पड़े हैं, सही है, किसी और बैंक से लेके उस बैंक को। मेरी बात समझे बच्चों जी? 2 एग्रीमेंट्स करेंगे या पढ़ेंगे F9 के अंदर जाके। कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इस लॉस से बच सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है? बहरहाल हम तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सही है जी। इन टेक्निक्स की बातें तो खैर हम नहीं करेंगे, हम तो ये कहेंगे कि बस ये नुकसान हो गया, सही है जी, या फायदा हो गया। अच्छा जी, फिर वो टेक्निक्स है, इससे बचने के लिए हम क्या क्या रास्ते इख्तियार करते हैं, डन है बच्चों जी। वो फिर कई तरीके हैं, फॉरवर्ड है प्यारे दोस्तों, फॉरवर्ड है प्यारे दोस्तों, ऑप्शंस का एक ऑप्शंस होता है बच्चों, एक ऑप्शन है, फॉरवर्ड है, सही है जी। वो क्या उसका नाम है, उसके अलावा प्यारे दोस्तों वो मार्केट, वो हेजिंग होती है प्यारे दोस्तों, मनी मार्केट। ये है 3-4 टेक्निक्स हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब फीचर भी होते हैं, फीचर है, फॉरवर्ड है, ऑप्शंस हैं, सही है मेरे प्यारे भाई, मनी मार्केट है, ये 3-4 टेक्निक्स हैं। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड, क्या प्यारे दोस्तों, अब ये पढ़े एक दफा, ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं, एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। कौन कौन सी चीजें? ये कुछ डिस्क्लोजर्स हमें देने पड़ेंगे। पढ़े जरा एक दफा जी, क्यों, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें बतानी पड़ेंगी जी, फिर प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, गेन या लॉस, वो हमें बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी में लिख के बताना पड़ेगा यूजर्स को। नेट एक्सचेंज डिफरेंस रिकॉग्नाइज इन ओसीआई। अब ओसीआई में जो लॉस प्यारे दोस्तों या जो भी चीजें एडलेस हो रही हैं बच्चों, वो रिकंसिलिएशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, वो हमें बतानी पड़ेगी। डन। प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी बताना पड़ेगा, ओसीआई वाला भी। सर ओसीआई वाला कौन सा होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला जी। रिकंसिलिएशन ये होगी ना, शुरू में क्या उसका नाम है जी, इतनी अमाउंट थी, सही है जी, फिर उसके बाद ही नुकसान हुआ तो वो क्या उसका नाम है जी, एक्सचेंज लॉस हो गया तो माइनस हो जाएगा, गेन है तो ऐड हो जाएगा, तो क्लोजिंग आ जाएगा जी। वो देख लेते हैं। इफ द प्रेजेंटेशन करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल करेंसी, ये तो समझाओ, ये क्या लिखा हुआ है जी, ये कल मैंने समझाया था। प्रेजेंटेशन जी, हमने जो बैलेंस शीट एसओएफई बनाई है बच्चों, हम बैठे तो पाकिस्तान में हैं, हमारी फंक्शनल करेंसी रुपीस है, लेकिन हम बना रहे हैं बाहर वाले लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे हमने डॉलर्स में बनाई। अगर हमारी लोकल करेंसी डिफरेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों रुपीस के अलावा किसी और करेंसी में बना रहे हैं, तो बच्चों
इस बात को हमें बताना पड़ेगा और रीजन भी बतानी पड़ेगी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। डन। एनी चेंज इन द फंक्शनल करेंसी एंड द रीजन व्हाई द चेंज अकर्ड। क्या था, अगर कोई फंक्शनल करेंसी में चेंज आया, क्या आया प्यारे दोस्तों बोलो, मिसाल के तौर पे फंक्शनल करेंसी में चेंज आ गया ना जी, हमारी फंक्शनल करेंसी में चेंज, इसका मतलब क्या फंक्शनल करेंसी में चेंज का, जी 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 जी, वहां की करेंसी क्या हो रही है प्यारे दोस्तों, फ्लक्चुएशन का शिकार है। क्या है प्यारे दोस्तों, रीजंस क्या है बच्चों को बतानी पड़े, इकोनॉमिक फैक्टर्स फला ये रीजन बतानी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड एग्जाम क्वेश्चंस में मार्क्स गेन करने का आसान तरीका, इन्हें जरूर याद रखना, एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। डन। अब आओ इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास हैंड आउट है बच्चों, है ना, निकालो जरा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हिम्मत के नहीं, बस हो गई है ना, या मैं कैप्लान के क्वेश्चन करवाऊं, करूं ना, थोड़े है, समझना पड़ेगा गौर से जरा बातों को। आए जी, द एंड ऑफ कहता रिपोर्टिंग ईयर इज 31 दिसंबर। अच्छा प्लीज गौर से सुनना, अब आपको 2 करेंसीज दी जाएंगी, कितनी करेंसीज, 1 और 2। मैं आपको ना इसका तरीका बताता हूं, वरना आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। आपने ये तरीका इंशाल्लाह F9 पर भी लगा देना है। डन। इधर देखें, अब आपके पास ना 2 करेंसीज हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, 2 करेंसीज। पहले इस करेंसी को समझने की कोशिश करें, ये है क्या, एक्सचेंज रेट, कहता है ये डॉलर है, क्या है प्यारे दोस्तों, और ये क्या है, ये पाउंड है बच्चों, ये पाउंड का साइन है ना जी प्यारे दोस्तों, यूके में नॉर्मली पाउंड चलता है और यूएस में प्यारे दोस्तों नॉर्मली डॉलर चलता है। अच्छा सुनना, अब ना ये है डॉलर, ये क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, और नीचे देखें, नीचे देखें, 1 डॉलर जो है ना वो चेंज हो रहा, क्या हो रहा प्यारे दोस्तों, जिस तरह रुपीज एंड 260, रुपीज एंड 265, रुपीज एंड 270, रुपीज है बच्चों कितना 268, क्या है, लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो पाउंड है ये अपनी जगह स्टेबल है, क्या है। अब मुझे बताएं ये चेंज क्या हो रहा, बताओ, रुपीज। इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा प्यारे दोस्तों बोलो, डॉलर, लेकिन कांस्टेंट क्या है, पाउंड कांस्टेंट है। पाउंड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, कांस्टेंट। पाउंड क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, कांस्टेंट। जी अब सुनना जरा, ये जो कांस्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये कांस्टेंट है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, इसका मतलब है जिस तरह हम कहते हैं रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है जी, पाउंड। इधर डॉलर, इधर लिखने का तरीका क्या है, डॉलर पर पाउंड। ओके, डॉलर 1 है, क्या है प्यारे दोस्तों, 1 डॉलर होगा, ये क्या था जरा बताना, वो रीज हो, 1.90 जी, आप सही है जी। प्यारे दोस्तों आप सुनना जरा गौर से जी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जी 1 डॉलर, सॉरी 1 पाउंड। प्यारे दोस्तों जैसी भी शक्ल है बस समझ जाना, बहुत अच्छी, चलो जो भी है, 1 प्यारे दोस्तों पाउंड इज इक्वल टू ये 1, ये पाउंड इज इक्वल टू ये 1 पाउंड इज इक्वल टू ये 1 पाउंड इज इक्वल टू ये। डन। बताएं स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, पाउंड स्ट्रॉन्ग है या डॉलर। भाई 1 पाउंड अगर होगा तो इतने डॉलर्स होने चाहिए आपके पास, सही है बच्चों, और सही है, उम्मीद है बात समझ आ गई है। अच्छा अब सुनना, अब इधर बच्चों को बहुत ज्यादा मसले आते हैं, क्या आते हैं, अब ये तो अब मैं आपको ना कन्वर्जन सिखाने लगा हूं, क्या सिखाने लगा हूं, चलो पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं बताता हूं, चलो इधर देखो, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। ऑन कहता जी 30 अक्टूबर बी अ कंपनी विद द डॉलर, यानी ये यूएस बैठे हैं, कहां बैठे हैं, अच्छा आप कहता जी एट इट्स फंक्शनल करेंसी बाय गुड्स, यानी बच्चों बायर, क्या प्यारे दोस्तों, बायर जो है ना वो डॉलर में डील करता, किस में डील करता, बायर ने पैसे देने हैं, ये जरूरी है इतना समझना। फ्रॉम कहता जी रबल, कहता जी इससे, ये सप्लायर है, क्या है,
सप्लायर जो है ना वो पाउंड्स में डील करता, किस में करता प्यारे दोस्तों? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर बी टू पे फॉर गुड्स इन स्टर्लिंग, यानी पाउंड्स को कहते हैं, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट्स प्यारे दोस्तों बोलो? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा मुझे बताएं, अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है 20,000 रुपया। कितना प्यारे दोस्तों? 20,000। कितना, क्या मतलब है इसका? 20,000। अब मुझे कन्वर्ट कर दें कि जी मुझे 30 अक्टूबर पहली, अब सुनना गौर से जरा, शुरू में सबसे पहले मुझे परचेजेस किस अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है? परचेजेस डेबिट और परचेजेस डेबिट और मेरे प्यारे दोस्तों पेएबल क्रेडिट। जी पहली तो ये एंट्री है, ये किस दिन करूंगा मैं? 30 अक्टूबर। पहले एक दफा एंट्रीज कर लेते हैं। फिर बच्चों 30 नवंबर आया, क्या आया बच्चों? 30 नवंबर। डन। अब मेरा पेएबल थोड़ा सा क्या होना चाहिए बोलो? कम। सॉरी, एक मिनट, इंक्रीज को छोड़ें अभी, इंक्रीज को छोड़ें अभी इधर तक रखते हैं। अच्छा मुझे बताएं जी, फिर मैंने 20 की 3 पेमेंट्स करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले सारी बातें छोड़ें, मुझे बताएं ये पेएबल बनता शुरू में एंट्री किस अमाउंट से करेंगे प्लीज? 1,14,000। जी बाकी बताएं जी, बाकी भी बोलें बच्चों। ओके, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई? क्यों? क्योंकि हम जी, अब यहां आता है बच्चों को मसला। चले इधर पढ़ें, ये क्वेश्चन पढ़ें, ये पढ़ें, इधर बताएं क्या करेंगे? बताएं इधर 1 क्या है? 1, चलो इधर 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 देखो, इधर क्या करेंगे? इधर डॉलर स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जी है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं, ये हमेशा याद रखना। आसान तरीका है, हमेशा याद रखना। क्या करना? जो अमाउंट आपको गिवन है, क्या है प्यारे दोस्तों? जो अमाउंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है बच्चे बोलो? जो अमाउंट गिवन है, अगर वो 1 है, क्या है? अगर वो क्या है बोलो? 1, यानी इधर $1 है ना, तो बच्चों आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? जो अमाउंट गिवन है अगर वो 1 है, क्या है बच्चों? यानी वो है जी पर, क्या है प्यारे दोस्तों? पर, यानी डॉलर पर इतना, पर इतना। जो अमाउंट गिवन है अगर वो प्यारे दोस्तों पर है, क्या है प्यारे दोस्तों? तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? और अगर जो अमाउंट गिवन है वो पर नहीं है तो डिवाइड करेंगे। छोड़ो बच्चों वीक करेंसी को, क्या उसका नाम है? स्ट्रॉन्ग करेंसी। आप पेपर में भूल जाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। क्या होंगे? आपको मैंने सूल बता दिया, ये क्या बता दिया? ये रूल, ये निचोड़ है। क्या है बच्चों? निचोड़ बताया है मैंने आपको। क्या बताया है मेरे प्यारे भाई? जी बस ये निचोड़। F9 में भी याद रखना, बहुत इस्तेमाल होगा जी। उधर तो बहुत ही कंफ्यूजन होगी आपको F9 में। क्यों? वो उधर बहुत ज्यादा चीजें हैं। क्या है जी? उधर ज्यादा चीजें हैं, तो आप याद रखना। इधर देखना प्यारे भाई, जो अमाउंट गिवन है, जो अमाउंट गिवन है अगर तो वो 1 है, क्या अगर उसका जिस तरह मिसाल के तौर पे हमें पाउंड्स गिवन है 60,000, ऐसे ही है ना? 60,000 क्या है प्यारे दोस्तों? हमारे पास जो पर है, पर वो क्या है? वो भी पाउंड है, तो मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? हमेशा। इधर आए बच्चों, नीचे वाले क्वेश्चन में बच्चों इधर देखें, पर क्या है? पर क्या है? डॉलर। लेकिन डॉलर में अमाउंट गिवन नहीं है, अदर देन डॉलर है। सही है बच्चों? और वो जो है वो चेंज हो रहा है, यानी पी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों? तो क्या करेंगे? अगर मुझे पास डॉलर होते ना तो मैं इधर क्या करता? मल्टीप्लाई। प्यारे दोस्तों अब मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? नीचे आए, एक और क्वेश्चन है बच्चों। प्यारे दोस्तों पर क्या है? डॉलर। पर क्या है जी? अगर तो अमाउंट डॉलर वाली है, क्या है प्यारे दोस्तों? छोड़े पेमेंट रिसीव्ड को, अमाउंट डॉलर वाली है तो मैं क्या करता? मल्टीप्लाई। इधर क्या है? इधर क्या है? अदर देन पर है,
तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब है मेरे पास इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होंगे, ये ऑस्ट्रेलियन बैंक AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं, सही है, एक US का डॉलर एक ऑस्ट्रेलिया। मेरे पास अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इतने होंगे तो वो इसके $1 बनेगा US के बराबर। डन, सही है, उम्मीद है बात याद रहेगी, इसको लिख लो। अगर आपने ये रूल याद रख लिया ना मेरे प्यारे भाई, बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है फिर। गुड्डू बात समझ आई कि अगली भी गई? ओए गुड्डू गल समझ आई कि अगली भी गई? जी सही है। अगर जो अमाउंट गिवन है, लिखे नहीं, जो अमाउंट गिवन है, जो अमाउंट गिवन है, अगर उसकी करेंसी 1 है, 1 का मतलब पर, उसकी करेंसी क्या है बोलो 1, तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बोलो? नहीं समझे? तो हमेशा क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई। तो हमेशा क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाई। ये रूल है मेरे प्यारे भाई, ये हैजिंग एक टॉपिक आएगा F9 में, आप लोग पढ़ेंगे, ये रूल है बच्चों जी। ओके सर, और आगे लिखें, और अगर वो अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी को छोड़ें, ये नहीं देखना आपने, होम करेंसी नहीं देखनी, सिंपल जो अमाउंट गिवन है वो पर नहीं है बल्कि वो वेरिएबल है। वो क्या है? वो क्या है बच्चों बोलो? वेरिएबल। वो पर नहीं है, तो फिर हमेशा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए हैं। डन, चलें क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। लो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कहता जी, W है द ईयर एंड 31 दिसंबर, ऑन 29 नवंबर W रिसीव अ लोन। कितना लोन मेरे प्यारे दोस्तों? ये इतना 1520। सही है सर जी। कहता जी द प्रोसीड आर यूज, कहता जी टू फाइनेंस द परचेज ऑफ अ न्यू ऑफिस, द लोन रिमेन्स अनसेटल्ड। कहता जी शो द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर दीज बोलो ट्रांजेक्शंस। ओके बच्चों, अब प्लीज सुनना, इधर एंट्रीज क्या होंगी, इधर सुने, डेबिट क्रेडिट। 29 नवंबर को क्या एंट्री होगी प्लीज बताएं बच्चों। प्यारे भाई इधर देखें, कहता है W हैज अ ईयर एंड, ये W रिसीव अ लोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन बैंक, ऑस्ट्रेलियन बैंक से लोन लिया, ऑस्ट्रेलियन बैंक से लोन लिया, यानी इसका मतलब भाई ये बैठा कहां है? US में। कहां बैठा है बच्चों बोलो जी। अब इधर देखना बच्चों, अब इसने तो अपने मुताबिक देखना ना कि मुझे कितने US चाहिए कि इस लोन को रीपे करूं, ऐसे ही है ना। जवाब इधर देखो, ये बच्चों प्लीज इधर देखना बच्चों, ऑस्ट्रेलियन ये दी है, हमें जवाब चाहिए किसमें? डॉलर, उल्टा जवाब चाहिए। यही है ना एक्सचेंज, यही है ना, वो एक्सचेंज का मतलब यही है ना बच्चों। मिसाल के तौर पे भाई इधर देखो, मैंने ये मोबाइल आपको देना और आपसे बाइक लेनी, तो मैंने एक्सचेंज करना, मुझे बाइक से कंसर्न है, उल्टा जवाब चाहिए मुझे। क्या चाहिए बच्चों? प्लीज इधर देखना। अब आप इधर आएंगे, अब आप कहेंगे कैश या बैंक या जो भी है बच्चों, बैंक डेबिट, कैश या बोलो बैंक, बच्चों बोलो शाबाश डेबिट, कैश या बैंक डेबिट, और लोन क्रेडिट। डन। अब सवाल ये है किस अमाउंट से, प्लीज इधर देखें, 1520,000। मुझे डॉलर्स में जवाब चाहिए, उल्टा जवाब चाहिए। क्या चाहिए? वो इसी को एक्सचेंज कहते हैं ना जी। डिवाइडेड बाय, मैंने अब आपको बताया जो पर है मेरे प्यारे भाई वो 1 नहीं है, तो डिवाइड करेंगे जी। और अगर लॉजिकल समझना है तो वैसे भी देखो माशाल्लाह समझदार लोग हो यार आप। देखो अल्लाह के बंदो, आप मुझे खुद बताओ, अगर आप इधर मल्टीप्लाई करने लग पड़े इसको, तो ये डॉलर खटा बनने हैं डॉलर। इधर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इधर भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चलो जी बेड़ा गर्क हो गया। तो समझ आई है जी। इधर देखो, और वैसे भी एक और लॉजिक समझो, एक और लॉजिक समझो भाई, इधर देखो मिसाल के तौर पे हम US बैठे हैं, कहां बैठे हैं? लोन लिया ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लोन लिया? ऑस्ट्रेलिया के बैंक से। तो मैंने तो अपने मुताबिक अमाउंट देखनी है ना कि भाई मेरी होम करेंसी के मुताबिक मुझे कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। तो होम करेंसी में जब, और स्ट्रॉन्ग क्या है? हम स्ट्रॉन्ग हैं, जो US डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इससे कम अमाउंट पे करनी है ना, तो मुझे डिवाइड ही करना है। ये लॉजिक है। क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग क्या है? US डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है,
तो भाई अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हम ये तो क्या उसका नाम है नुकसान है। तो भाई मुझे तो कम डॉलर जो है यूएस वाले वो चाहिए ना, ये पेमेंट सही है बच्चों, तो डिवाइड ही करूंगा। इधर देखें प्यारे दोस्तों 1.52 प्लीज बताइएगा कितना है, यानी 1 मिलियन। ये 1 मिलियन क्या आया डॉलर्स, क्या आ गए बच्चे यूएस डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन नहीं यूएस डॉलर्स आ गए, क्या है, क्या मैं समझा पा रहा हूं। अगली बात, अब आया मेरे प्यारे भाई 31 दिसंबर, क्या पैसे तो मिल गए मेरे प्यारे भाई आज, लेकिन अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, ये लोन है बच्चों। अब किताबों में लोन नजर आ रहा है, लेकिन असल में अब ये कितने का हो गया 1.66। प्लीज इधर देखना, अब इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, प्लीज इधर देखें भाई। अगर मैंने 1.2 से इनिशियली भाई जो इनिशियल लोन था वो मैंने किताबों में कितने का रिकॉर्ड किया, प्लीज बताइएगा। ऐसी है सर, सही है ना जी। वो मैंने किस तरह मेजर किया 1520, कैसे मेजर किया बोल रहे हैं 15 डिवाइडेड बाय, ऐसी है। अब मैंने क्लोजिंग पे जाना है, कहां जाना है प्लीज इधर देखें, अमाउंट तो वही है ना, डिवाइडेड बाय किससे करना पड़ेगा बताएं बच्चों कितना आता है। इसे कहते हैं रीमेजर करना लोन को, क्या करना जी प्लीज बताएं। 9166 भाई बताएं कितना डिफरेंस है। हाँ जी, अब देखो मेरा लोन कम हो रहा है, लोन कम होगा तो डेबिट होगा, बेनिफिट हो गया जी किताबों में, सही है। लोकल करेंसी के मुताबिक रीमेजर करें, पैसे जो आने थे वो तो आ गए, वो तो छोड़े ना, और लोन को तो करना है ना रीमेजर। जी बताएं। ओके सर जी। एक्सचेंज बच्चों बताएं फायदा हुआ या नुकसान हुआ। हाँ फायदा हुआ, लोन कम हो गया, देखें इधर लोन को देखें ना, लोन कम हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन जी। तो ये एक्सचेंज क्या आया बच्चों बोलो गेन। अब इधर देखना प्लीज, इधर देखना, अब इधर मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी कब 31 दिसंबर, सॉरी पहले लिखा हुआ था 31 दिसंबर बच्चों। क्या लोन डेबिट कितने से प्लीज 84, और बच्चों इधर देखें एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस में कितना भैया। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है ये जाएगा कहां, फाइनेंसिंग में जाएगा या ऑपरेटिंग में। वेरी गुड शाबाश, फाइनेंसिंग में जाएगा, लोन है ना, लोन फाइनेंसिंग। कैश फ्लोज F3 वाली याद है जी, कोई समझ आई नहीं तो वो देखे, ओहो ये 1.52 है, ये 1.66 है, इसका मतलब क्या है, ये करेंसी क्या हो रही है वीक। डॉलर अपनी जगह मौजूद है, हम डॉलर हैं, हम डॉलर्स में हैं, किस में है, यही तो मसला है, हम डॉलर्स में हैं, किस में है, हमारे पास $1 हो तो उनका 1.66 बनता है, सही है। जो $1 लेके मैंने पहले चीजें खरीदनी थी 1.52 की, अब कितना, अब मुझे $1 के बदले में 1. ये वीक हो रहा है, क्या हो रहे हैं बच्चों वीक, नुकसान है, वो वीक हो रहे हैं, हम तो अपनी जगह हैं, डन है। अब थोड़े थोड़े डॉलर लेके भी गुजारा हो जाएगा, तो सही है, ठीक है बच्चों जी सर, उम्मीद है बात समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी। फर्स्ट वाला भी कराऊंगा, अभी नहीं, अभी समय नहीं आना, मुश्किल हो जाए, कल कराऊंगा फ्रेश माइंड से ना, फ्रेश माइंड से करवाऊंगा जी। इधर आए जी, जी ले लें, पिक ले लें। फर्स्ट वाला भी करना है, वो अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़ा तगड़ा सवाल है, वो कर लिए पीछे का रह गया जी, वो कर लिए तो पीछे का रह गया। एक वो, एक मैंने जो आती करवाया था, एक मैंने आती करवाया, दरम्यान में वो अकाउंटिंग पीरियड ले आया था ना, फिर सेटलमेंट की थी, ठीक है जी। लो बच्चों वो फ्रेश माइंड से करेंगे ना, वरना आपने खली बली मचा देनी है अभी। इधर जी पहले मुझे बताओ, आपको ये समझ आया डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है। भाई सबसे बड़ा मसला ये आता है बच्चों को फॉरेन करेंसी, बच्चों को ये समझ नहीं आता, आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। तो मैं भी ये सोच रहा था कल से बच्चों, कल से सोच रहा था मैं यार क्या करूं इसका, क्या करूं, क्योंकि मैंने BFD में बड़ा एडवांस लेवल का हमने पढ़ा है, तो मुझे खुद मसला आता था। फिर कहा यार ये शॉर्टकट आज मैंने कहा यार ये बता देंगे बस जान छूटेगी, ठीक है बच्चे समझ जाएंगे खुद ही। डन बच्चों जी। बच्चों क्या उसका नाम है जी, द गुड्स वर स्टिल इन इन्वेंट्री। ओके ये इन्वेंट्री है, क्या है, अब सुनना बच्चों प्लीज सुनना,
ए हैज ईयर एंड। अच्छा आपको पता है इन्वेंटरी नॉन मॉनिटरी एसेट है, क्या है ये, कौन सा कि पेएबल, ये फला ये वो, इसको तो छोड़ें, लेकिन इसके बदले में जो लक्ष्मी, वो देखते हैं अभी। ऑन कहता जी 25 अक्टूबर एस्टन कहता बॉट कहता जी सब कहता जी 286। बच्चों आप मेरी बात सुनना, मुझे बताओ पर क्या है, पर डॉलर है। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, पर डॉलर है, लेकिन जो अमाउंट गिवन है वो पर वाली नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। और वैसे भी माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बताओ, ये दिया है तो डॉलर में उल्टा आएगा ना भाई। इतने कहता ए हैज ईयर एंड इतना, ए बॉट गुड्स, एम से चीजें खरीदी ए ने, तो ए ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है ना, ठीक है बच्चों। वो ए ने ए डॉलर कहता जी फ्रॉम एम, एम कहता ये करेंसी लेके बैठा हुआ है पीसोस, सही है बच्चों। अब ये देखना मेरी बात सुनना गौर से प्यारे भाई, अब इधर देखना 25 अक्टूबर को हम एंट्री क्या करेंगे प्लीज बताइएगा जी, शाबाश। परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट, जो भी आपने लिखना है, इन्वेंट्री कर दें या जो भी कर दें जी, प्लीज बताएं, बताइएगा बच्चों प्लीज। कहता अजम्पशन ये लेनी है, शो द काउंटिंग एंट्रीज, कहता जी पहले दो सिनेरियोस, ऑन 16 नवंबर को ए पे द बोलो सप्लायर इन फुल, हमने 100% पैसे दे दिए। दूसरा सिनेरियो कहता हमने अभी पैसे, तो वो पेएबल को फिर बढ़ाना पड़ेगा ना, इन्वेंट्री नॉन मॉनिटरी एसेट है, इसको नहीं बढ़ाना, ये जितने पे आ गई। मैंने शुरू में एग्जांपल ये करवाई थी, शुरू में परचेजेस डेबिट, या इन्वेंट्री करनी इन्वेंट्री भी कर सकते हैं, परचेजेस कर लें। आपको याद है दो सिस्टम है, एक परपेचुअल एक पीरियोडिक, चलो परचेजेस कर लो, परचेजेस डेबिट। और बच्चों ट्रेड पेएबल, पैसे नहीं दिए अभी, ट्रेड पेएबल क्या हो गया बच्चों बोलो प्लीज, क्रेडिट। अब इधर सुनना बच्चों भाई, हमें डॉलर्स सही है, उल्टा चलना है, उल्टा जो अमाउंट गिवन है, तो जो अमाउंट गिवन है वो पर है, वो 1 है नहीं, अदर देन 1 तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। और वैसे भी माशाल्लाह समझदार हैं यार, और डॉलर स्ट्रांग है तो डॉलर कम आएंगे, ये ज्यादा होंगे, तो समझ आ गई। जिसको समझ नहीं आता ना, बच्चों को लॉजिक ही समझ नहीं आता, यकीन करें, इसलिए मैंने आपको पर शेयर वाली बात बताई है जी। लॉजिक तो आपको शाम को भूल जानी है जाके जी बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई, ये कितना आया, 2 बोल रहे प्लीज, 286,000 ठीक है, डिवाइडेड बाय 11.16 जी, प्लीज बताइए डॉलर कितने आए, 25627, ये सही बताया आपने मुझे, चलो आगे बताएं शाबाश जी, 25627 ओके सर जी, ओके बच्चों। अब जी पेमेंट कब कर दी बताएं, पहला स्नैरियो जो है, ये स्नैरियो नंबर 1 है जी, पेमेंट कब कर दी, कब 16 नवंबर को सारी पेमेंट कर दी। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना भाई, जितनी पेमेंट की मैंने आपको उसूल बताया था, सबसे पहले ट्रेड पेएबल को क्या करोगे, जब उसूल नंबर 1 जी सबसे पहले, वरना अगर आप इसे नहीं करेंगे ना तो लायबिलिटी सेटल ही नहीं होगी। और कैश, अब बताओ बच्चों क्या करें, कैश टोटल अमाउंट उठानी है आपने 286, अब करेंसी किस तरफ चली गई 10.87 जी बताएं। स्ट्रॉन्ग को छोड़ो, समझ नहीं आनी फिर जी, हाँ ना स्ट्रॉन्ग वीक को छोड़ो, बस जो जुगाड़ बताएं बस वो करना है आपने। ये टॉपिक ही ऐसा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ समझ ही नहीं आती बच्चों को, जो जुगाड़ बताएं बस वैसे करो, सवाल हो जाएंगे जी। कितना 6 ओके सर, 1 कर लो, है खोते कि नहीं, 26311 ओके। लो बच्चों बताओ जी कितना नुकसान हो गया, एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग, ओके सर जी, कितना सर, ओके सर। अब भाई कह रहे थे सर जी मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पता चले करेंसी वीक है स्ट्रॉन्ग है जी, क्वेश्चन हो गया। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, अब ना चीजें और से सुनना, चीजें क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, परचेज की हैं, क्या की हैं बोलो, चीजें क्या की हैं बोलो शाबाश, परचेज की हैं। पहले $1 अगर मेरे पास है तो वो कितने के बराबर है, 11.16 ऐसी है, यानी मुझे $1 के लिए 11.16 इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब कितने इकट्ठे करने पड़ेंगे, 10.87, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सही है। ये जो दूसरी करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है,
तो उल्टा कर लो ना, फिर हम वीक हो रहे हैं। वैसे ये बात गलत है कि हम वीक हो रहे हैं, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, हम अपनी जगह पे हैं। डन है ना? बस ये समझ लो कि हमें फिर डॉलर थोड़े ज्यादा, अगर वो स्ट्रांग हो रहे हैं तो हमें डॉलर ज्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे, इस तरह समझ लो। लेकिन ये बातें नहीं याद रहनी, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, नहीं याद रहनी, हमारा भी कुछ तजर्बा है बच्चों, ये नहीं याद रहनी आपको। तो जो आपको करवाया बस वो कर लो इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आओ दूसरा सिनेरियो। वो पेपर में बैठ के मेरी बात मानो, अगर आपके पास खुला टाइम हो ना, फिर आप सोच लोगे, आपके पास 4-5 मिनट हो, आप सोच लोगे। पेपर में फौरन फौरन डिसीजन करना है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। आपने वीक होना है पेपर में। हाँ, एसीसी का एग्जामिनर स्ट्रांग होगा, आपने वीक हो जाना है पेपर में, अगर आप ऐसे सोचेंगे। डन है? टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो ना 4-5 मिनट, आप सारा इंशाल्लाह, क्योंकि लॉजिक से आपको पता है, आप सही सोचोगे। स्ट्रांग वीक पेपर में मैं रिकमेंड ही नहीं करता आप स्ट्रांग वीक सोचो। क्यों? हल्का सा ये पुर्जा हिल गया ना थोड़ा सा, आप खली बली हो जाना है आपने। ठीक है, खुला टाइम हो फिर आप इंशाल्लाह सही सोच लोगे, मसला नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई दूसरा सिनेरियो। प्यारे भाई शुरू में तो एंट्री यही होगी ना चांद, शुरू में तो एंट्री सेम होगी ना, परचेजेस डेबिट 25,627 और ट्रेड पेएबल क्या ख्याल है? अब जी पेमेंट नहीं की हमने, क्या दिन आ गया बच्चों बोलो, क्या आया बच्चों बोले? नहीं 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 16 नवंबर नहीं बेटा, 10 सप्लायर अनपेड ईयर एंड कहता। अब बताएं, वो ये परचेजेस को तो नहीं बढ़ाना, ये तो मैंने शुरू में कह दिया था, इन्वेंट्री परचेजेस ये नॉन मॉनिटरी है बच्चों। हाँ, इसने पेबल ने कन्वर्ट होना है बच्चों, लोन ने, पेबल ने कैश में कन्वर्ट होना है जी। प्यारे दोस्तों बोलो जरा, ये आया 31 दिसंबर, अक्टूबर, ओहो 31 दिसंबर आगे 26 जी। बच्चों प्लीज बताएं, बताएं सबसे पहले। अब बच्चों इधर देखना पड़ेगा हमें कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको देखना है, ये है ये ट्रेड पेएबल। अब इधर देखें बच्चों, अब एंड पे आए 11.02, क्या प्यारे दोस्तों बोलो। अब आपको ना वो रिकंसिलिएशन सी बनानी पड़ेगी ना। ओपनिंग में इधर देखें, आपके पास पेएबल आ रहा था 25,627, कैसे आया था भला? क्लोजिंग पे। ये मैंने लोन में भी ऐसी शक्ल बनाई है, सही है, लोन में भी ऐसी शक्ल बनाई थी, सही है। इधर देखें 286,000, आप प्लीज बताइएगा। ओके, कितना बना भाई? 25,953। ओके सर, बच्चे प्लीज बताइएगा डिफरेंस। पॉजिटिव है ना? क्या है बताएं, सबसे पहले बताएं, लायबिलिटी बढ़ी कम हुई? बढ़ गई, शाबाश। तो नुकसान है ना, आपने नुकसान या फायदे नहीं सोचने, आपने लायबिलिटी ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ कंपेयर करना है, बात मान के चलनी है बच्चों। इस चैप्टर में ज्यादा फनकारियां नहीं करनी, वरना यकीन करें नहीं समझ आना जी। आपने इसका कंपैरिजन इससे करना है बस, स्ट्रॉन्ग वीक को छोड़ो, गोली मारो जी। ये दिखने में तो लग रहा है कि यार ये कम है, तो ये तो फायदा होना चाहिए, खाक फायदा होना है जी। छोड़ो इस बात को, इधर देखो प्यारे भाई कितना आया 3 भैया, ये क्या आया? एक्सचेंज। यार कैसे लॉस आया? ये कम हो रहा है, ये तो फायदा नहीं हो रहा। लेकिन आपकी अमाउंट बढ़ गई ना जी बस छोड़ो यार इस बात को, ये असल में हाँ डॉलर्स में छोड़ो जी। प्यारे भाई इधर आए, एंट्री बताएं, शाबाश। लायबिलिटी बताओ बड़ी या कम हुई, ये बताओ बस जी। अच्छा, मैंने वैसे कभी भी आपको नहीं कहा होगा कि यार आप ना सोचो, मैं कहता हूँ सोचो सोचो। पहला टॉपिक है जिसमें मैं कह रहा हूँ यार प्लीज जो कह रहा हूँ बस वो कर लो, थोड़ा कम सोचो, ठीक है जी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा मेरे प्यारे भाई जी। बताएं कितने से लायबिलिटी बढ़ी? और बच्चों डेबिट क्या होगा? पर यार देखो बच्चों प्लीज इधर देखो, नहीं भी समझ आई तो समझ जाओ, परचेजेस को नहीं डेबिट करना। परचेजेस कहां से आ गई भाई? अब ये तो ये नॉन मॉनिटरी है, सही है बच्चों। परचेजेस अगर अगर इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती और कॉस्ट मॉडल होता तो फिर भी मैंने इसे, सही है बच्चों, वो सही है। नहीं नहीं, वो तो हिस्टोरिकल मेथड, क्या जी समझ गए हैं, बस छोड़ें, इग्नोर करें, वो एक अलग कहानी है, इसलिए तो मैंने छुड़वा दी थी वो। अच्छा बच्चों अब इधर आए, अब इधर मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज जी बेल, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये कोर एक्टिविटी है ना, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। 320 बोलो 6 बच्चों, ओके हो गया सर जी? ओके सर
इतना काफी है यार, और क्वेश्चन कराऊंगा ना तो खली बल्ली हो जाना है, लेकिन अभी छुट्टी नहीं है। कैप्लान एक एक एमटीक्यू करना है बस, कैप्लान में एक बस। आप ये ना कहना पेपर के सर ने प्रैक्टिस कम करवाई है जी, एक 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 कर लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि पीछे से भी यार पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ, एक एक बस, ज्यादा नहीं, एक आगे से पढ़ते जाएंगे, पीछे से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे बच्चों, ताकि जब एंड पे जाएं तो आपको ये ना लगे कि यार टॉपिक तो सारे भूल गए हैं हमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये जरा ख्याल करना ना चीजों का, ये ना हो कि पढ़ते जाए पीछे से भूलते जाए, खल्ली बल्ली हो जाए फायदा तो फिर रिवीजन आसानी से हो जाएगी। क्या होगी भैया? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो हमारे टॉपिक है ना, ये रेशोज और हमारा क्या दूसरा ये अल्लाह वाला कंसोलिडेशन, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए ना हमें कम से कम कोई लेक्चर मिले ना इंसानों वाले। ठीक है, कि थोड़ा टाइम तो मिले ना, कोई तकरीबन कोई 20-25 घंटे तो मिले ना हमें इनको करने के लिए। क्या ख्याल है जी? जी बच्चों, कोई हमें इंशाल्लाह कोई 13-14 लेक्चर मिल गए ना इनके लिए, तो हमें 2-2 घंटे भी लगा, 2.5 घंटे, 2-2 2.5 घंटे, तो अच्छी खासी अच्छा खासे घंटे हमारे इन पे बन जाएंगे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार अच्छा बच्चों, अच्छा भाई ये मैं इधर रोक रहा हूँ, वरना आप ये क्वेश्चन में आप कर सकते हैं घर से, लेकिन छोड़ें, इग्नोर करें। एक दफा जरा FR किट निकालना बच्चों प्लीज। किधर गई किट मेरी? किट किट कीट कीट, ये रही किट बच्चों। आपने निकालना है क्वेश्चन नंबर 250। आसान है, मैक्सिमम मेरा ख्याल 8-10 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 251 से शुरू करना है क्वेश्चन। एक MTQ कर लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जी भैया ओके। ये 251 से जरा एक दफा ना क्वेश्चन पे नजर मारना, क्वेश्चंस पे नजर मारना बच्चों, शाबाश। आपको याद है ये हमने इम्पेयरमेंट की थी, सबसे पहले किसको चार्ज करना है? अगर कोई उसने खुद बता दिया, और गुडविल को। बाकी उसके बाद फिर करंट एसेट्स वगैरह की गुडविल तो अपने हिसाब से होती है ना जी, फिर बाकी जो रह गए हैं बच्चों वो उन पे फिर अपोर्शनमेंट करनी है जी। बहरहाल बच्चों इधर देखें, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? कहता है फॉर द ईयर एंडेड, कहता 31 दिसंबर, हाउ मच शुड बी कैपिटलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग। अब हेड ऑफिस वाला स्नैरी ढूंढना है आपने जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कहता जी एल को बिल्ड एक्सटेंशन टू इट्स हेड ऑफिस, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन। भाई लैंड की एक्विजिशन ऐड होगी, जारी सी बात है भाई, बिल्डिंग बननी लैंड पे है तो और किस पे बननी। कहता जी फी फॉर एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन एंड परमिट्स, भाई जारी सी बात है लीगल फी जो आपने पे की वो ऐड तो होनी है। कहता आर्किटेक्चर प्रोफेशनल फी ऐड होगी। कहता कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लेबर बिल्कुल ऐड होगा, लेकिन एक सुनना, इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल, जो हाँ इसके अंदर वो वाला भी है जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया। बच्चों इधर देखें, मेरी बात सुने, हमने इधर देखना बच्चों, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ लाइव आपको। हम घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, हमने सीमेंट मंगवाया बच्चों 100 बोरी मंगवा ली। कितनी बच्चों? 100। उसमें से 80 लग गया, तो 80 की कॉस्ट में बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा ना, वो सही है बच्चों जी। तो बाकी जो रह गया कहता एट 31 दिसंबर एट मादर 30 सितंबर द डेट व्हेन द हेड ऑफिस एक्सटेंशन बिकेम्स अवेलेबल फॉर यूज, द कॉस्ट ऑफ अनयूज। कहता ये मुकम्मल तौर पे बन गया। क्या हो गया? मुकम्मल तौर पे बन गया। प्यारे दोस्तों यहाँ तो ये होता ना, अभी नहीं बना, अगले काउंटिंग पीरियड में मजीद इस पे लगेगा तो फिर तो ठीक था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे बन गया। अब ये चीजें बच गई, ये तो दुकान वाले को सप्लायर को वापस करेंगे ना, अनयूज ये एसेट की कॉस्ट में तो ऐड नहीं करेंगे ना। तो इसमें से बच्चों 6.6 माइनस कितना हो जाएगा ये, तो भाई ये कितना आएगा 6.1। ओके सर, आगे एट दैट डेट। अब आपको पता है जब खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बच्चों सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है क्वालिफाइंग एसेट। कहता द बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन लोन, ये खुद बता दिया। स्पेसिफिकली फाइनेंस द हेड, कहता वो 0.8 है, तो ठीक है इसको भी ऐड कर लें। तो भाई आप ऐड करें ना इसे भी जी, बताइए कितना आता है? 0.8 भी ऐड कर लेना, कितना भाई? जी जी 18.4 आंसर आ गया बच्चों अल्फा। ओके सर, आगे एल को कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एल को इंकर्ड फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन द हेड ऑफिस आफ्टर इट हैड बीन कंप्लीटेड,
इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। जी भैया मेरी बात नहीं समझे भैया, बताएं फिर। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम, यार इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंस। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वो वाला जिसकी वजह से बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी। अच्छा बिल्डिंग की मात्रा, वैसे एफिशिएंसी क्या बढ़नी है, एफिशिएंसी नहीं होती, लाइफ हो सकता है। हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज बच्चों, या कैपेसिटी हो सकता है बच्चों। जी कहता है एफिशिएंसी तो प्लांट की होती है ना। इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फिक्सचर एंड फिटिंग, हाँ अब ये जो है ये शशका है ना भाई, अब न्यू फिक्सचर फर्नीचर ये हुआ, इससे जाहिर सी बात है बच्चों बिल्डिंग में जान पैदा होगी ना भाई। जी ये बच्चों मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस। मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, कॉन्फिडेंस आता जा रहा है ना कि यार इतना कोई मुश्किल चीजें नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो। जी क्वेश्चन नंबर 253 क्या था, इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। अच्छा ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, शायद आपको ना भूल गया हो। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, सारी प्रॉपर्टी जो उस क्लास से रिलेट करती है सारी को क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन उस पे करते हैं। डन है ना जी। और हर साल रिवैल्यूएशन करने की जरूरत भी नहीं होती। और जब वंस रिवैल्यूएशन हो जाती है तो रिवाइज बुक वैल्यू माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करते हैं। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्टर्स ऑफ एल डिसाइडेड टू अडॉप्ट। कहता जी ठीक है विच ऑफ द, अच्छा फॉल्स जो गलत है वो बताना है, ये बड़ा मसला है। फॉल्स या नॉट के केस में जो गलत है वो आंसर होता है हमारा। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बाद में डेप्रिसिएशन विल बी बेस्ड ऑन, हाँ अब कॉस्ट पे नहीं होगी, रीवैल्यूड अमाउंट ऑन द हेड ऑफिस एज अपोज टू इट्स 100%। सही है। अब रिवाइज बुक वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों, एनी रिवैल्यूएशन गेन इज रिकॉग्नाइज्ड इन OCI एंड एनी रिवैल्यूएशन, यार बहुत अच्छी बात है यार, ये तो आपको रटा हुआ है। ईच कंपोनेंट ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग इज रीवैल्यूड सेपरेटली। ओ भाई ये किसने कह दिया भैया, ये किसने कह दिया, ये तो पूरी क्लास जो है क्या है, पूरी क्लास एक ही दफा। जानना बच्चों ये गलत है। अच्छा सॉरी जो गलत है वही आंसर है ना, तो आखिरी भी पढ़ लें। द रेसिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ मस्ट बी रिव्यूड ईच ईयर। बिल्कुल हाँ हाँ ये एस्टिमेट्स हैं, रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट, ये बच्चों ये सारी चीजें। और प्यारे दोस्तों लाइफ, ये हमेशा हर साल के एंड पे आपने क्या करना है बोलें, क्या करना है बोलें, रिव्यू करना है। तो भाई ये गलत है, यही आंसर है। आगे 254, ये मजेदार काम है बच्चों। क्या था जी, एज्यूमिंग एस को रिप्रेजेंट यूनिट, ठीक है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ब्रांड, ठीक है। कहता जी व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ब्रांड फॉलोइंग द इंपेयरमेंट रिव्यू, ये बताना है बच्चों हमने। अच्छा इससे पहले ना क्वेश्चन ये कर लेते हैं, सॉल्व करने वाला मैंने फॉर्मेट बनवाया था आपको जी। बिफोर इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट, आफ्टर इंपेयरमेंट, आफ्टर इंपेयरमेंट बुक वैल्यू हमारा जवाब है। ये पढ़ लें, ये आसान है। तो वो भी सॉल्व करते हैं अभी। कहता विच इफ एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपेयरमेंट रिव्यू इज सही। At the end of each reporting period, an entity should assess if there is any indication that assets has been impaired. तो ये बात सही है या गलत है? गलत है। At end of each reporting year, ये each के लफ्ज को हाईलाइट करें। कहता जी एंटिटी शुड असेस, हर साल के एंड पे एंटिटी ने क्या उसका नाम है, अगर मैंने कब करना है प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंडिकेशन है तब हमने असेस करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट तब परफॉर्म करना है। हाँ एक्सेप्शन 3 एसेट है, गुडविल ईच ईयर नहीं बच्चों, हमने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, देखना है एसेट इंपेयर हुआ कि नहीं, कब, अगर कोई इंडिकेशन है। ईच का मतलब है कि हर साल। हाँ वो एस्टिमेट वगैरह वो देखने हैं, ये नहीं देखना वो रेसिडुअल वैल्यू फलाम, वो देखने हैं, कंफ्यूज ना करना जी। जी इंडिकेशन जब कोई खतरा हो, जब कंपेटिटर मार्केट में आ जाए, जब इकोनॉमी के हालात खराब हो जाएं, जब हमारा एसेट ही खराब हो जाए, डैमेज हो जाए फिजिकली, सही है, या ऑब्सोल्यूट हो जाए जी। ये गलत, ईच के लफ्ज से गलत है भाई। गुडविल को देखते हैं, ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसको अभी इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, उसे कहीं इस्तेमाल से पहले बेड़ा गर्क तो नहीं हो गया। ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है, उसको लाजमी उसका इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं, सही है, लाजमी। एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू आर रिक्वायर्ड ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। एनुअल इंपेयरमेंट आपने रिव्यू करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है उन एसेट्स पे जिसकी लाइफ क्या है, इंडेफिनिट। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो,
क्या मैं समझा पा रहा हूँ? इधर आए, अब ये पढ़ लें बच्चों, इसका पहले तो फॉर्मेट देख लेना, पहले तो फॉर्मेट देख लें इसका। कैरिंग वैल्यू उसने पूछी, फॉर्मेट जी, किधर गया सवाल जी, ये है मेरे दोस्तों बुक वैल्यू बिफोर, ओके सर जी। फिर क्या होगा बच्चों? इंपेयरमेंट लॉस, फिर ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। सबसे पहले प्यारे दोस्तों 11.8 क्या है प्यारे दोस्तों? बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट। क्या था? रिकवरेबल अमाउंट क्या था? वाज एस्टिमेटेड क्या था? 9.6। तो मेरे प्यारे भाई 9 पॉइंट कितना आ गया बच्चों? बोलो 6। तो ये 9.6 है जी बिफोर, आफ्टर मतलब इंपेयरमेंट। तो कितना डिफरेंस आया? 2.4 आया ना भैया, करके देख लो, इसमें से ये माइनस करो तो यही आएगा ना, इसलिए तो 2.2 बनता है। ठीक है 2.2 कर लो, ठीक है, और इसमें से ये माइनस करोगे तो यही आएगा ना जी। ये अच्छा, सबसे पहले किसको गुडविल, सबसे पहले किसको, बहुत अच्छे जवाब भी खुद ही बता दिया। सबसे पहले किसको इंपेयरमेंट चार्ज करनी, हाँ किसको लॉस चार्ज करना, वेरी गुड। आंडा, आंडे गरम जी, आंडे जी भाई। इस पे तो एसेट जो है, एसेट क्या बच्चों? करंट एसेट्स भाई। ये कहता एट रिकवरेबल अमाउंट, ना भी लिखा होता, कहता है रिकवरेबल, ये ना भी लिखा होता तो हम इसे नॉर्मली कैश बैंक, इस पे IFRS 9 के मुताबिक इंपेयरमेंट होती है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल एसेट। ये हो गए प्यारे दोस्तों ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इसके लिए IS 2 है, और रिसीवेबल्स के लिए भी IFRS 9 उसका अपना तरीका है प्यारे दोस्तों। उनको इस तरह नहीं हमने गुडविल इंपेयरमेंट चार्ज करनी, ये अपनी अमाउंट पे आ जाएंगे 2.4। अब पीछे क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई? अब देखें, अब 0.8 रह गया, कितना रह गया? इंपेयरमेंट लॉस। अब आपने एलोकेट जो करना है वो है 0.8, कितना बच्चों? 0.8, ठीक है जी, ये एलोकेट करना है। और कितने एसेट्स हैं जिन पे एलोकेट करना है? इन दो पे, ये इंटेंजिबल और ये टेंजिबल। ओके सर, अब सुनना बच्चों प्लीज, इधर सुनना बच्चों। बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 8, वेरी गुड, ये मैं ब्रांड पे कर रहा हूं ना इस पे। बच्चों मल्टीप्लाई बाय 0.8, कितना आया बच्चों? 0.2 आ गया, कितना आया? तो बाकी फिर जारी सी बात है बच्चों, ये 0.2 है तो ये कितना है? 0.6। ओके सर जी, लें सर, ओके सर, ठीक है। अब टोटल करके देख लो, ये मेरा ख्याल कितना बना? ये 2.2 बना, देखो जरा, इतना ही है ना? हाँ ये 8 और ये 8, हाँ ठीक है बच्चों। इसमें से अब ये माइनस करें, ये 1.4 आया, ये माइनस करें, ये आ गया 1, ये 1.8, एक मिनट जी, और इसमें से माइनस करें, 6 में से ये माइनस करें, कितना? ओके सर, लें जी, क्या ख्याल है बच्चों? ओके ठीक है। किसमें क्या, व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ ब्रांड? अच्छा ब्रांड पूछा था, तो कितनी आई बच्चे? मुश्किल है यार, ये आ जाए ना मजा आ जाए इंशाल्लाह जी, पूरे पूरे मार्क्स आएंगे यार। हमने कोशिश करनी है हमारे ना मार्क्स पूरे पूरे आ जाए, आएंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस हम किसी से कम नहीं करके जाएंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको अल्लाह ने चाहा तो दावा तो नहीं कर रहा, कोशिश हम किसी से प्रैक्टिस नहीं कम करके जाएंगे, सही है बच्चों जी। आपके जितने भी फेलोज हैं आप उनसे पूछें, आपकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह से ज्यादा ही होगी, बेफिक्र होकर जाना पेपर में जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलें इजाजत दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।